वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जो हमने पिछली वीडियो में पाठ 15 नौकर पढ़ा था उसको समझा था। इस वीडियो में बच्चों हम उसके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। निबंध से प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों करवाया? चलिए जानते हैं। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया था और वो क्यों करवाया? एक बार गांधी जी से मिलने के लिए कॉलेज के कुछ छात्र आए थे। एक बार कॉलेज के कुछ बच्चे गांधी जी से मिलने के लिए आए। उन सभी को अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व था, यानी कि उन बच्चों को जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान था, उन्हें अंग्रेजी लिखनी, अंग्रेजी बोलनी, अंग्रेजी पढ़नी आती है, उन सभी का उन्हें बहुत गर्व था कि हमें अंग्रेजी पढ़नी लिखनी आती है। बातचीत के दौरान वैसे गांधी जी के पास आए, उनके साथ बैठे, बातें करने लगे। ऐसे ही बातचीत के दौरान छात्रों ने उनसे कार्य मांगा। छात्रों को लगा कि गांधी जी उन्हें पढ़ने लिखने से संबंधित कोई कार्य देंगे और गांधी जी उनकी इस मंशा को भाप गए और गांधी जी ने छात्रों को गेहूं बीनने का कार्य सौंप दिया। देखो बच्चों, उन सभी को अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा ही घमंड था, उन्हें बड़ा गर्व था। बातचीत के दौरान ऐसे वो गांधी जी के साथ बैठकर उनसे बातें कर रहे थे और ऐसे ही बातचीत के दौरान उन्होंने गांधी जी से कुछ कार्य मांगा कि क्या हम कुछ काम कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, या कोई भी काम करके हम आपकी सेवा कर सकते हैं। तो गांधी जी ने उन्हें पढ़ने, तो वो यह सोच रहे थे कि गांधी जी उन्हें कोई भी काम पढ़ने लिखने से संबंधित ही देंगे और गांधी जी इस बात को समझ गए कि इन्हें अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बहुत बड़ा गर्व है और यह यही सोच रहे हैं कि गांधी जी हमें कोई भी काम पढ़ने लिखने से संबंधित देंगे। और गांधी जी ने इस बात को समझ लिया और गांधी जी ने उन्हें इसलिए गेहूं बीनने का काम दे दिया। वास्तव में यह कार्य गांधी जी छात्रों को समझाना चाहते थे कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता और वह वास्तव में सच्चाई में तो यह बताना चाहते थे कि काम तो सिर्फ काम होता है बच्चों, कोई भी काम छोटा या फिर कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। जो भी काम होता है उसको हम अपने लिए करते हैं, हमें हर तरह का काम करके करना आना चाहिए। किसी भी काम को करने में हमें कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। ये था बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। देखो बच्चों, आश्रम में जब गांधी जी आश्रम में रहते थे, उन्होंने वो कई ऐसे काम भी करते थे, यानी कि कुछ काम यानी कि कई काम ऐसे करते थे जिन्हें आमतौर पर कौन करते हैं? नौकर करते हैं। तो पाठ में ऐसे कोई भी 3-4 कामों के बारे में बताओ, यानी कि ऐसे प्रसंगों के शब्दों को लिखो जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि इन कामों को तो नौकर चाकर करते हैं। चलिए बच्चों जानते हैं। गांधी जी आश्रम में चक्की में आटा स्वयं पीसा करते थे, यानी कि जब गांधी जी हैं वो आश्रम में रहते थे, वो जो चक्की से आटा क्या करते थे? स्वयं ही पीसते थे। आश्रम में वे सब्जियों को छीलने का काम भी स्वयं ही करते थे और आश्रम के नियम अनुसार सभी को मिल बांटकर बर्तन साफ करने पड़ते थे। एक बार उन्होंने ही बड़े बर्तनों की सफाई का काम अपने हाथ में ले लिया, यानी कि जो आश्रम के जो नियम है, वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो सभी मिल बांटकर उनकी बारी बारी से वो बर्तन साफ करते थे। आज उसकी बारी है, आज उसकी बारी है। लेकिन एक बार उन्होंने बड़े बर्तन होते हैं जो जिनमें हम जो बड़े बड़े पतीले डेगचियां होती हैं बच्चों, जो बड़े बर्तन होती हैं उनकी सफाई का काम उन्होंने अपने ही हाथ में ले लिया कि इन सारे बड़े बर्तनों को तो मैं ही साफ
करूंगा। तो ये कुछ काम है जिन सभी से हमें पता चलता है कि इन कामों को नौकर चाकर करते हैं, लेकिन आश्रम में ये काम गांधी जी स्वयं ही करते थे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। लंदन में बोझ पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? देखो बच्चों, इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि जब लंदन में कुछ बच्चों ने उन्हें खाने पर बुलाया था, जो भारतीय बच्चे वहां रह रहे थे, उन्होंने उन्हें शाकाहारी खाने पर उन्हें वहां बुलाया था। तो वहां बुलाए जाने पर यानी कि गांधी जी वहां चले गए थे, तो उन्होंने वहां जाकर क्या किया, उसके बारे में हम इस उत्तर में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीयवासी प्रवासियों की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। देखो बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रह रहे थे वो नेता को एक, जो गांधी जी को एक जाने माने नेता मानते थे, नेता समझते थे, तो उन्होंने भारतवासियों की मांग को लेकर, यानी कि भारतवासियों की जो उनकी मांग थी उनको लेकर वो ब्रिटिश सरकार से बात करने के लिए कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने, यानी कि जो लंदन में, यानी कि जो भारतीय छात्र वहां पर रह रहे थे, उन्होंने गांधी जी को शाकाहारी भोजन पर आमंत्रित किया और छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। यानी कि उन छात्रों ने क्या सोचा, उन्होंने क्या सलाह बनाई कि हम गांधी जी के लिए जो शाकाहारी भोजन है वो खुद ही अपने हाथों से बनाएंगे। तीसरे पहर यानी कि 2 बजे दोपहर के समय एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। यानी कि उन्होंने कुछ समय के बाद देखा कि एक दुबला पतला सा आदमी उनके सामने आकर, एक छरहरा सा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और उनमें तश्तरियां धोने, यानी कि जो उनकी सब्जियां फल वगैरह थे उनको धोने और साफ करने लग गया और अन्य चुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। यानी कि जो छोटे मोटे काम थे, छोटे छोटे काम थे, उनको करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया, यानी कि नेता ने जब छात्रों ने उस नेता को खाने पे बुलाया, लेकिन जब बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो उन्होंने देखा कि वह दुबला पतला आदमी कोई और ही नहीं था जो हमारी मदद कर रहा था, वो तो स्वयं गांधी जी ही थे। उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मिलित अतिथि गांधी ही थे। इस प्रकार गांधी जी ने बिना किसी संकोच के छात्रों की मदद की। यानी कि गांधी जी किसी भी काम को करने में छोटा बड़ा नहीं मानते थे, वो हर काम को बराबर मानते थे कि काम करने से कोई भी आदमी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? देखो बच्चों, गांधी जी ने जो श्रीमती पोलक थी, यानी कि कौन थी वो, जो गांधी जी के मित्र थे, उनके मित्र की पत्नी थी, यानी कि जो श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया था? एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर, यानी कि जब दक्षिण अफ्रीका में जेल से वो छूटे थे, तो जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर, यानी कि जब वो घर लौट गए थे, तो उन्होंने देखा कि उनके जो मित्र की पत्नी है, जो श्रीमती पोलक, बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई थी, यानी कि बिल्कुल पतली सी और कमजोर सी दिख रही थी और उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह दूध छुटाने की कोशिश कर रही थी। यानी कि गांधी जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि अभी भी उनका बच्चा उनका दूध पी रहा है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उनका दूध पीना नहीं छोड़ रहा है। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता, रो रो कर उन्हें जगाए रखता है, यानी कि ना ही दिन में ना ही रात में उन्हें चैन नहीं लेने देता और रो रो कर उन्हें जगाए रखता है। गांधी जी जिस दिन लौटे, जिस दिन वो वहां से लौट कर आए थे,
उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो, जिससे तुम्हारा वो दूध पीना छोड़ देगा। बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे और वह चारपाई के पास एक पानी में बर्तन भरकर रख देते। बच्चे को जैसे ही प्यास लगती, भूख लगती, बच्चा रोता तो बच्चे को पानी पिला देते थे। एक बार पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। यानी कि कुछ समय बाद, 1 महीने तक जब उन्होंने बच्चे को माँ से दूर सुलाया तो बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया और इस उपाय से गांधी जी ने बच्चे का दूध छुड़वाया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। यानी कि देखो बच्चों, आश्रम में काम करने के लिए या फिर दूसरों से करवाने के लिए गांधी जी कौन कौन से तरीके करते थे, कौन कौन से तरीके अपनाते थे, इसे पाठ पढ़कर लिखो। चलिए जानते हैं। गांधी जी दूसरों से काम करवाने में बड़े सख्त थे। यानी कि कोई भी ढील उन्हें पसंद नहीं थी, परंतु अपने लिए काम करवाना उन्हें पसंद नहीं था। गांधी जी दूसरों से काम तो करवाते थे, लेकिन वो अपने लिए काम नहीं करवाते थे। वो उनसे वो काम करवाते थे जो काम सभी के लिए होते हैं। वो अपने निजी काम किसी से भी नहीं करवाते थे। वे अपना काम है जो वो क्या करते थे, स्वयं ही करते थे। उसमें वे किसी की सहायता नहीं लेते थे। यानी कि अपना काम तो वो खुद ही करते थे और अपना काम करने में वो किसी की सहायता नहीं लेते थे। गांधी जी को काम करता देख उनके अनुयायी भी उनका अनुकरण का कार्य करने लगे। यानी कि जैसे ही गांधी जी काम करते थे और उनके जो वहां पर लोग रह रहे थे वो भी उन्हें देखकर काम करना शुरू कर देते थे। इस प्रकार गांधी जी स्वयं का उदाहरण द्वारा लोगों को काम करने की प्रेरणा देते थे। यानी कि इस प्रकार गांधी जी सभी को बताते थे कि उन्हें काम करता देख गांधी जी को ये बात पता थी कि वो अगर वो काम करना शुरू करेंगे तो सभी लोग काम करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए गांधी जी किसी को काम करने के लिए न कहकर स्वयं ही काम करना शुरू कर देते थे और जिससे जो उनके अनुयायी थे, वहां रहने वाले लोग थे, वो भी काम करना शुरू कर देते थे। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे निबंध के प्रश्न। अब आगे चलते हैं। निबंध से आगे के प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे और पैदल चलने के क्या लाभ हैं, लिखो। देखो बच्चों, इसमें कहा है कि गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे और पैदल चलने के क्या लाभ है, वो हमें बताओ। गांधी जी पैदल चलने से होने वाले लाभों से संभवतः अवगत होने के कारण अक्सर अपनी यात्राएं पैदल चलकर ही पूरी करते थे। देखो बच्चों, गांधी जी को पता था कि पैदल चलने से उन्हें क्या लाभ होने हैं, तो इन्हीं लाभों को पाने के लिए, इन्हीं लाभों के लिए वह क्या करते थे, अपनी जो यात्राएं हैं वो पैदल ही पूरी करना पसंद करते थे। पैदल चलकर ही गांधी जी स्वतंत्रता के लिए जन जागरण और अपने आंदोलन को सफल बनाया था। और पैदल चलने के कई लाभ है, चलिए जानते हैं। पैदल चलना शारीरिक व्यायाम की श्रेणी में, यानी कि जो हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, वो जो पैदल चलना है हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। पैदल चलने से जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक रहता है। इससे हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है। यानी कि पैदल चलने में तो इसे कोई बड़ी आसानी से इस एक्सरसाइज को, इस व्यायाम को कर सकता है। रोज इसका अभ्यास करने से शारीरिक यानी कि शरीर में फुर्ती भी बनी रहती है और व्यक्ति अपने को तरोताजा और स्वस्थ महसूस करता है। यानी कि शरीर में ताजगी और स्वस्थता बनी रहती है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और यह भी उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं, तुम तालिका की सहायता से लेते हो। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें घर के कामों को लिखना है और फिर ये बताना है कि कौन सा काम कौन करता है। देखो, घर का
सामान लाना, फिर हो गया घर की सफाई करना, बिस्तर रखना, खाना बनाना, कपड़े धोना। देखो बच्चों, घर का सामान लाना कौन करता है? पिता, भाई और चाचा जी। और घर की सफाई करना मैं, माँ और बहन। और बिस्तर रखना माँ या फिर बहन। और खाना कौन बनाता है? सिर्फ माँ बनाती है, बहन बनाती है। और कपड़े धोना सिर्फ माँ बनाती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज्यादा काम इसमें कौन करती है? माँ करती है। और सबसे कम काम कौन करता है? मैं, पिता, भाई और चाचा करते हैं, यानी कि सभी को एक एक काम करते हैं। माँ तो सारे काम करती है। तो कामों का बराबर बंटवारा के लिए सबको बराबर कामों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का कोई काम और करे यह उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपने शिक्षक को सुनाओ। देखो बच्चों, जो गांधी जी के उनके साथी थे, उनके साथ रहने वाले थे या फिर उनके जो मित्र थे, उनकी जरूरत के मुताबिक, यानी कि उनके साथियों को जिस चीज की जरूरत होती थी, उन्हें उनका काम की मदद की जरूरत होती थी, वो उनके मुताबिक अपने मित्रों का, अपने साथियों का तो काम कर देते थे, लेकिन उनका काम कोई और करे यह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और क्यों नहीं था? सोचो, समझो और अपने शिक्षक को बताओ। देखो, गांधी जी स्वावलंबी होने के कारण, यानी कि वो अपना काम सिर्फ अपने आप करने चाहते थे, दूसरों के सामने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, यानी कि दूसरों को भी यह सिखाने के लिए कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए, अन्य को भी स्वावलंबी बनाने के लिए, यानी कि दूसरों को भी अपने आप पर ही डिपेंडेंट रहने के लिए, अपने आप, अपने सारे काम अपने आप करने के लिए, ये सीख देने के लिए वो अपना सारा काम खुद करते थे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? तर्क के साथ समझाओ। देखो बच्चों, नौकरों को हमें सिर्फ एक मजदूर नहीं समझना चाहिए, उनको अपने भाई के समान ही समझना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाइयां तो हो सकती हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारी सफलता बेकार नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? समझो और बताओ। देखो बच्चों, ये सच है कि यदि हम मजदूर को अपना भाई समझने लगे तो वह अपने काम से कामचोरी और लापरवाही कर सकता है, यानी कि वह इस चीज का फायदा उठा सकता है कि ये हमारे साथ बिहेव मजदूर की तरह नहीं बल्कि एक भाई की तरह करता है, तो वह इस चीज का फायदा उठाकर या तो कामचोरी करेंगे या फिर लापरवाही करेंगे। परंतु हमें निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो वह एक न एक दिन इस बात को समझ जाएगा, और इस घर से अपनापन और प्यार मिलता रहेगा, तो वह उस घर को अपना समझेगा और उस घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझकर उस कार्य को पूरी निष्ठा और लगन के साथ पूरा करेगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। गांधी जी की यही जो बातें हैं वो कम से कम लगभग 100 से अधिक किताबों में लिखी हुई हैं। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कम मिलता होगा, तो गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना से लिखो। देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि जो ये गांधी जी की बातें हैं वो 1,000 से अधिक किताबों में लिखी हुई है। तो जो गांधी जी घर के काम भी करते थे, बीमारों की भी सेवा करते थे और भी जरूरतमंदों की सेवा करते थे, तो इन इतने सारे काम करने के बाद, उन्हें ढेर सारे काम करने के बाद उन्हें लिखने का समय कब मिलता होगा, तो उनका एक दिन कैसे गुजरता होगा, चलिए उसके बारे में जानते हैं। मेरे अनुसार गांधी जी साधारण व्यक्ति तो नहीं थे,
अतः असाधारण व्यक्ति के धनी होने के कारण अत्यधिक व्यस्त व्यक्ति दूसरों के बावजूद भी वे कई सारे काम और लिखने के समय निकाल ही लेते थे, यानी कि इतना ज्यादा व्यस्त होने के बाद भी वे सारे काम करके लिखने का समय निकाल ही लेते थे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था? यानी कि घर और स्कूल के छात्रावास यानी कि जो स्कूल है उस जो गांधी जी का आश्रम है किस तरह अलग था? कुछ वाक्यों में लिखो। गांधी जी के आश्रम में हर एक जाति वर्ग यानी कि हर एक जाति के लोग रहते थे। उच्च के भी, निम्न के भी, सभी वर्गों के लोग वहां पर समावेश यानी कि समूह में रहते थे। आश्रम में उनके सहयोगियों के अलावा उनके मित्र, जरूरतमंद, देशी, विदेशी आदि सभी लोग एक परिवार की तरह ही रहते थे। छात्रावास में भी सभी धर्म और समुदायों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे, यानी कि जो स्कूल है उनका छात्रावास है वहां पे भी सभी धर्मों और सभी समुदायों के लोग ही शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वो भी एक परिवार की तरह ही शिक्षा ग्रहण करते थे। छात्रावास और आश्रम की कार्य पद्धति में अंतर होता है। दोनों के उद्देश्य यानी कि जो आश्रम है और छात्रावास उनके जो कार्य हैं उन सभी में क्या अलग अलग फर्क होता है, अंतर होता है। दोनों के उद्देश्य भी क्या होते हैं, अलग अलग ही होते हैं। परंतु छात्रावास विशुद्ध रूप से शिक्षा प्रणाली से संबंधित होने के कारण आश्रम से भिन्न होता है, यानी कि जो छात्रावास है वो शिक्षा प्रणाली से शिक्षा ग्रहण करने में अलग तरीके से है। स्कूल के छात्रावास में छात्रों को पढ़ाई के अलावा अन्य कार्य की फिक्र नहीं रहती थी, यानी कि स्कूल में तो सिर्फ क्या होता है छात्रों को पढ़ा दिया और ठीक है, लेकिन छात्रावास में पढ़ाई के साथ साथ और भी अन्य कामों के बारे में शिक्षा दी जाती थी। उनकी शिक्षा प्रणाली में ये अंतर था। लेकिन आश्रम में आटा पीसने से लेकर सब्जी उगाने तक का, सफाई करने तक का हर तरह का कार्य उन्हें सिखाया जाता था। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर। ऐसे कामों की सूची बताओ जिसे तुम रोज खुद कर सकते हो, यानी कि कोई भी ऐसे कामों के बारे में बताओ जिन्हें हम रोज कर सकते हैं। अपना बिस्तर और कमरा ठीक कर सकते हैं, अपने स्कूल यूनिफॉर्म को या फिर अपने चप्पल जूतों को ठीक कर सकते हैं, अपने कपड़ों की इस्त्री कर सकते हैं, अपने कपड़ों को धो सकते हैं। देखो खाना तो बच्चा मम्मी ही बनाती है, माँ ही बनाएगी, लेकिन जो हमारे खुद के काम है उनको तो हम कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे काम थे। अब हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब चलते हैं बच्चों भाषा की बात ये प्रश्न उत्तरों पर, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है पिसाई संज्ञा है, यानी कि पिसाई क्या है बच्चों, इसमें एक संज्ञा है। पीसना शब्द ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। देखो पीसना, अगर पीसना से हम ना को हटा दे तो क्या रह जाएगा, सिर्फ पीस, सिर्फ क्या रह जाएगा, पीस। पीस धातु में आई, यानी कि पीस के साथ हमने क्या जोड़ दिया, आई, तो क्या बन गया, पिसाई। देखो पहले था पिसना, पिसना से हमने ना हटा दिया तो क्या रह गया, पीस। अब हमने उस पीस में प्रत्यय आई जोड़ दिया, यानी कि पीस के पीछे हमने आई लगा दिया तो क्या बन गया, पिसाई। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद, यानी कि कुछ और भी ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनमें हम प्रत्यय को जोड़कर उनके रूप को, उनके मतलब को बदल सकते हैं। जैसे ढोना से धुलाई, बोना से बुआई, मूल शब्द के अंतर में जोड़कर उनके शब्द को प्रत्यय कहते हैं। जैसे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, बताओ ये किन संज्ञाओं से बनी है, जैसे कि बुआई, सिंचाई, कताई, कटाई, रोपाई, रंगाई, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। हर काम धंधे के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार होते हैं, यानी कि हर काम, यानी कि जहां हम काम करने जाते हैं वहां पे अलग अलग तरह के क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भाषाएं, अलग अलग तरह के शब्द होते हैं। ऊपर लिखे शब्दों का संबंध दो अलग अलग कामों से है। पहचानो कि दिए गए शब्दों के संबंध किन किन
कामों से हैं। चलिए बच्चों, जैसे कि बुआई का काम तो हो गया बोना, और सिंचाई का काम क्या हो गया, सींचना। कताई से काटना, कटाई से काटना, रोपाई से रोपना और रंगाई से रंगना। तो अलग अलग संख्याओं से अलग अलग काम होते हैं। तो ऊपर जो शब्दों का संबंध है वह तो या फिर कृषि से या फिर कपड़ों से संबंधित है। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 2। तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा, यानी कि जब कपड़ों को सिला जाता है तो तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। आस-पास से, बड़ों से या फिर दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों से कुछ वाक्य को समझाओ। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या दिया गया, तुरपाई, कच्ची सिलाई, बखिया, चोर सिलाई। अब देखो, तुरपाई, तुरपाई क्या कहते हैं, हाथ की सिलाई को कहते हैं, यानी कि जो चीज हम हाथ से सिलते हैं, हाथ से जो भी चीज हम बनाते हैं, हाथ से सिलते, तो उसको हम क्या कहते हैं, तुरपाई। और बखिया क्या होता है, मशीन द्वारा दी गई सिलाई। देखो, सिलाई भी दो प्रकार की हो गई ना, एक तो हाथ की, हाथ वाली सिलाई को तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, तुरपाई। और जो सिलाई हम मशीन से करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बखिया। उसको हम क्या बोलते हैं, बखिया। पक्की सिलाई करने से पहले एक मोटी मोटी सिलाई की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कच्ची सिलाई कहते हैं। चोर सिलाई, सिलाई जो बाहर से, यानी कि चोर सिलाई बच्चों वो होती है, यानी कि चोर हमारे, जैसे कि चोर सिलाई से हमें पता चलता है कि चोर जैसे कि सामने से थोड़ी आएगा, वो छुप छुप के आएगा कि मैं किसी को दिख ना जाऊं। तो चोर सिलाई उसी को कहते हैं जो सिलाई जो अंदर ही अंदर की जाती है, जो बाहर की तरफ दिखाई ना दे, जो बाहर की तरफ दिखाई ना दे। तुरपाई हो गया, बखिया, कच्ची सिलाई, चोर सिलाई, इन सारी सिलाइयों को हमने पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं। हमें दिया गया है, क्या बताया गया है हमें, बी पार्ट में, नीचे लिखे गए शब्द पाठ से लिए गए हैं। इन्हें पढ़कर इन्हें इन्हें पाठ में खोज कर बताओ कि इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। देखो बच्चों, इसमें पुल्लिंग तो है पतीला, बाकी कालिख, भराई, चक्की, रोशनी, जेल, सेवा, ये सारे शब्द कौन से हैं, हमारे स्त्रीलिंग में आते। ठीक है बच्चों, पता लगा। अब इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ सभी बच्चों को ये हमारा जो पाठ है, प्रश्न उत्तर है, समझ में आए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत हो, मुझे कमेंट करके बता सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।